हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। दोस्तों, हमने ये स्केलेटन सिस्टम पढ़ लिया था और अब आज मैंने जॉइंट बता नहीं पाया था, उस दिन टाइम नहीं हो गया था। तो आज अपन लोग जॉइंट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी संधियां होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और कहाँ पे कौन सी संधि पाई जाती है। ठीक। तो एक बार आप लोग सभी लोग अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जल्दी से जल्द जुड़ जाएं और स्टार्ट करें फिर क्लास को अपन। ठीक। और एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि वॉइस मेरी आ रही है या नहीं। और एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि वॉइस मेरी आ रही है। तो देखो, अपने को क्या पढ़ना है? ज्वाइंट, संधि। तो संधि क्या है? मतलब कि वह जगह जहां यानी दो अस्थियां आपस में मिलती हैं वह क्या कहलाता है? ज्वाइंट, संधि। जब तो यानी कि यहाँ पे देखो, जब क्या हो रही है? ह्यूमरस आ रही है और रेडियस यहाँ पे आके जब दोनों हड्डियां क्या हो रही है? आपस में मिल रही हैं। जहाँ पे जिस स्थान पे मिलती हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं? ज्वाइंट। मतलब कि जहाँ पे दोनों आके मिलती हैं। अब जो कुछ होती है कैसे? इमूवेबल होती है, मतलब फिक्स्ड होती है, स्थिर होती है, वह कुछ भी हलचल नहीं कर पाती। कुछ होती है पार्शली मूवेबल, मतलब पार्श्व स्थिर, मतलब कि कुछ ही यानी हिलती डुलती टाइप पे रहती हैं। और कुछ होती है मूवेबल, जो यानी हिलते डुलते हमेशा मूव यानी उसको हम हिला डुला सकते हैं। तो देखो क्या है इमूवेबल, मतलब कि जो फिक्स्ड होती है, स्थिर। जैसे जो आपकी खोपड़ी हो गई, तो ये कैसी है? फिक्स्ड है। क्या ये हिलती डुलती है? नहीं। अगर अपन हिल रहे हैं तो कहां से? गर्दन से हिल रहे हैं, ना कि हमारी ये खोपड़ी हिल रही। रिब्स हो गई, जो ये रिब्स हैं ये क्या होती? हिलती हैं क्या? नहीं, ये स्थिर होती है। जो स्टर्नम है ये भी क्या है? स्थिर है। और पार्शियली मूवेबल, जो पार्श्व स्थिर, तो वर्टिब्रल कॉलम होता है हमारा कशेरुक। जो अपना ये पीछे कशेरुक होता है, ये कैसा होता है? पार्शियली मूवेबल होता है। ठीक। और बात करें मूवेबल में, तो जैसे सैडल, सैडल क्या होता है कि जहां पे यानी कि कंदुक खलिका के स्थान पे आके कोई बोन्स आके मिलती है। ठीक। जैसे थंब हो गया, सैडल। इसको सैडल संधि या काठी भी बोला जाता है हिंदी में। और ग्लाइडिंग या एंगुलर, तो एंगुलर मतलब क्या हुआ? जो कोण बना रहा हो। तो जो अपनी हथेली है वह कैसे बनाती है? कोण बनाती है। रिस्ट हो गए अपनी एक एंगल बनाती है, कोण बनाती है। एंकल हो गया, सोल हो गए, ये सभी क्या होते हैं? एक एंगल बनाते हैं, ग्लाइडिंग करते हैं। तो ये ग्लाइडिंग वाले हो गए, मूवेबल हो गए। अभी मूवेबल में और है, जैसे एक्सियल हो गया, चुरोट। तो जैसे नेक हो गया, तो नेक में C1 एटलस होती है। और अगर C2 एटलस की बात करें तो वह नहीं होती है। पाइवॉट जॉइंट की बात करें तो पाइवॉट जॉइंट में कौन कौन से आ गई? नी हो गई, जो घुटने की, और एल्बो हो गया, और लोअर जॉ हो गया। ये कैसे होते हैं? पाइवॉट जॉइंट होते हैं। पाइवॉट जॉइंट क्या होता है कि क्या होती है कि जैसे एक गड्ढा रहता है और उस पे आके दूसरी हड्डी क्या होती है? उस पे फिट हो जाती है और वहीं से वे घूमती रहती है। ठीक। और बॉल एंड सॉकेट की बात करें तो इसको कंदुक खलिका संधि बोलते हैं। यहाँ पे जो होती है ये क्या है? कंदुक खलिका संधि। मतलब कि इसका शेप कैसे होता है? ये ऐसा होता है और इस पे यानी कि बॉल की तरह आके एक बोन आके अटैच हो जाती है और वो वहीं से मूवेबल होती रहती है, घूमती रहती है। ठीक। तो क्या हो गया ये? कंदुक खलिका, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो शोल्डर हो गया, और हिप्स, जो ये हिप्स होते हैं ये हिप्स हो गए। इसके अलावा कुछ जॉइंट के नाम भी पूछे जाते हैं कि जैसे स्टर्नम और क्लेविकल आपस में जुड़ते हैं बिटवीन, तो उनके जॉइंट को क्या बोला जाता है? ये काफी क्वेश्चनों पूछे जाते हैं, प्रश्नों पे आए हैं। तो इसलिए तो देखो, बिटवीन स्टर्नम एंड क्लेविकल, जब स्टर्नम और क्लेविकल के बीच का जो वो रहता है, बीच जो जॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो स्टर्नो
क्लेविकुलर ज्वाइंट बोला जाता है। हेड और हेड एंड ह्यूमरस एंड स्कैपुला, तो इसके ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? तो बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक, ये वाला। रेडियस उल्ना के ज्वाइंट को क्या बोला जाता है? तो पाइवॉइड ज्वाइंट बोला जाता है, या सिंडेस्मोसिस या रेडियो उल्नर ज्वाइंट बोला जाता है। ठीक, और ह्यूमरस रेडियस उल्ना ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? तो हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक, और अगर बात करें हम बिटवीन कार्पल्स, तो जो कार्पल्स के बीच जो ज्वाइंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक, ये यहाँ पे हमारे क्या होती हैं? 8 कार्पल्स होती हैं। और अगर टार्सल्स की बात करें, तो जो पैर में होते हैं टार्सल्स होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? तो टार्सल्स और मेटाटार्सल्स होते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 7 होते हैं टार्सल्स, और कितने हो गए? 5 मेटाटार्सल्स होते हैं। ठीक, बिटवीन कार्पल्स, तो कार्पल्स के बिटवीन कौन सा होता है? तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है। बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, तो इस पे सैडल ज्वाइंट होता है। और बिटवीन फेलेंजियस के बीच की बात करें, तो ये हमारी फेलेंजियस कहलाती हैं। तो फेलेंजियस के बीच कौन सा ज्वाइंट होता है? तो हिंज ज्वाइंट होता है। ठीक, अब अगर बात करें मेटाकार्पल्स और फेलेंजियस, तो जो मेटाकार्पल्स हो गया, ये मेटाकार्पल्स हुआ है, और ये फेलेंजियस, तो मेटाकार्पल्स और फेलेंजियस के बीच कौन सा होता है? तो इलिप्सॉइडल ज्वाइंट होता है। ठीक, बिटवीन हिप बोन एंड फीमर, तो हिप बोन और फीमर के बीच कौन सा ज्वाइंट होता है? तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। ठीक, और नी ज्वाइंट में कौन सा होता है? तो हिंज ज्वाइंट होता है। टिबिया और फ्यूला के बीच कौन सा ज्वाइंट होता है? तो टिबिया फ्यूलर ज्वाइंट होता है। एंकल ज्वाइंट, तो एंकल ज्वाइंट में कौन सा होता है? तो हिंज ज्वाइंट होता है। एंकल जो टखना होता है उसमें कौन सा होता है? हिंज ज्वाइंट। ठीक, बिटवीन फेलेंजियस यानी टोज में कौन सा ज्वाइंट होता है? तो उसमें भी हिंज ज्वाइंट ही होता है। और अगर जो टार्सल्स होते हैं, तो टार्सल्स के बीच कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है? तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट ही पाया जाता है। ठीक, और अगर हम प्यूबिस बोन्स और हिप बोन्स की बात करें, तो इनके बीच कौन सा? तो प्यूबिस सिम्फाइसिस ज्वाइंट पाया जाता है। ठीक, और बिटवीन क्रेनियल बोन्स के बीच में कौन सा? तो शूटरस ज्वाइंट पाया जाता है। बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, तो इनके बीच कौन सा? तो पाइवॉइड ज्वाइंट पाया जाता है। टीथ एंड सॉकेट, तो जो टीथ और सॉकेट में धंसे रहते हैं, तो इनके बीच कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है? तो गोम्फोसिस ज्वाइंट पाया जाता है। ठीक, बिटवीन इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच कौन सा? तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट पाया जाता है। बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स, तो इनके बीच कौन सा? तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स पाया जाता है। तो यहाँ पे अब ज्वाइंट्स खत्म होते हुए, तो स्केलेटन सिस्टम यहाँ पे खत्म हुआ। तो स्केलेटन सिस्टम सब लोग को समझ में आ गया है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकता है। ठीक, अगर कमेंट करना चाहे तो कमेंट भी कर सकता है। कमेंट पे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं हम कहा? एक्सक्रीटरी सिस्टम के। कहां पर? एक्सक्रीटरी सिस्टम पे बढ़ते हैं। ठीक, उत्सर्जन तंत्र। ठीक, तो अब अपन उत्सर्जन तंत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पे आप लोगों को शो नहीं हुआ होगा, है ना? तो ये देखो, तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच कौन सा? तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट पाया जाता है। और बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स, तो उसके बीच कार्टिलेजिनस ज्वाइंट पाया जाता है। ठीक, और टीथ एंड सॉकेट के बीच गोम्फोसिस ज्वाइंट पाया जाता है। अपन बढ़ते हैं कहा? एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, उत्सर्जन तंत्र पे। ठीक, तो उत्सर्जन तंत्र से आप क्या समझते हैं? मतलब कि देखो, जो एनिमल क्या होते हैं कि हमारे में मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान क्या हुआ? हमारी बॉडी जो होती है, कुछ उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, जो यानी कि वेस्ट मटेरियल होता है, तो हम क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल का त्याग करते हैं। तो कई जीव होते हैं, कई प्रकार से कोई अमोनिया का करता है, तो कोई यूरिया का, तो कोई यूरिक एसिड का, तो ये अलग अलग करते हैं। तो क्या मतलब कि हम जो वेस्ट मटेरियल को त्यागना, यानी उसका उत्सर्जित करना, क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, या कह दें हानिकारक वेस्ट, यानी हानिकारक पदार्थों का
क्या करना, अपनी बॉडी से निकालना या उत्सर्जित करना, क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, तो अभी मैंने बताया कि कई जीव ऐसे होते हैं, कुछ अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, कुछ यूरिया का, कुछ यूरिक एसिड का, कुछ ग्वानिन का भी करते हैं। ठीक, तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ठीक, तो अगर बात करें हम, सबसे पहले कौन सा होगा, तो NH3 होता है, अमोनिया हो गया, इसके अलावा यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, और कौन कौन से हैं, क्रिएटिनिन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसको भी तो अपन करते हैं ना, बाहर निकालते हैं, और सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन पे माइनस आएगा, क्लोरीन हो गया, पोटेशियम हो गया, और क्या निकालते हैं, तो फॉस्फेट हो गया और सल्फेट हो गया। अब इन पे कोई मुझे बता सकता है कि सबसे ज्यादा जहरीला कौन सा होता है? NH3 अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, या क्रिएटिनिन होता है? तो सबसे ज्यादा जहरीला कौन होता है? तो देखो, जो ये NH3 हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, ये सभी क्या है, तो ये नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं। ठीक, ये क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक, नाइट्रोजनी, ये नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ हैं। ठीक, या हानिकारक पदार्थ। तो देखो, अब इसमें जो NH3 होता है, ये NH3 क्या होता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक, सबसे ज्यादा जहरीला कौन होता है, तो मोस्ट टॉक्सिक, सबसे ज्यादा जहरीला। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि NH3 को हटाने के लिए सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक, तो देखो, अगर जिस चीज को रिमूव करने के लिए जितनी ज्यादा वाटर की आवश्यकता होगी, वह उतना ही ज्यादा क्या होगा, टॉक्सिक होगा। ठीक, तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होता है, तो NH3 होता है। और सबसे अगर कम बात की जाए, सबसे लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम हानिकारक। ठीक, तो सबसे कम कौन सा होता है, तो यूरिक एसिड होता है, सॉरी यूरिया पे गया है वो, तो कौन होता है, यूरिक एसिड होता है। ठीक, इतना आया। अब अपन पढ़ते हैं कि जैसे मैंने बताया कि कई होते हैं अमोनिया का करते हैं, कुछ होते हैं यूरिया का, कुछ करते हैं यूरिक एसिड का। तो जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वह क्या कहलाते हैं, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक कहलाते हैं। जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं वे यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। और जो ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं वे ग्वानोटेलिक कहलाते हैं। ठीक, अब समझिए कौन कौन से होते हैं। तो अमोनोटेलिक मतलब वे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो कौन कौन से, तो एक्वेटिक हैबिटेट में, मतलब जलीय आवास में रहने वाले जीव, जैसे पाइसेस हो गए। और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जो जलीय आर्थ्रोपोड्स होते हैं वे क्या करते हैं, तो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक, यूरियोटेलिक जो
किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग हो, मतलब हम जो मनुष्य होते हैं वे किसका उत्सर्जन करते हैं? तो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक। और फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग भी क्या होता है? यूरिया का उत्सर्जन करता है, ठीक। यूरिकोटैलिक मतलब जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। तो यूरिकोटैलिक कौन कौन से होते हैं? जो रेप्टाइल्स हो गए, सरीसृप मतलब जो सांप वगैरह सर्प वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं? यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। बर्ड्स हो गई, पक्षियां, ये भी क्या करती हैं? यूरिक एसिड का उत्सर्जन करती हैं, ठीक। तो ये भी क्या है? यूरिकोटैलिक है। ग्वानोटैलिक की बात करें तो जो ग्वानिन का उत्सर्जन करती हैं। तो ग्वानिन का उत्सर्जन कौन कौन करती हैं? स्पाइडर, मकड़ी और स्कॉर्पियन, बिच्छू। तो जो मकड़ी और बिच्छू होते हैं वह क्या कैसे होते हैं? ग्वानोटैलिक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वह ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं, ठीक। अब कुछ ऐसे जीव हैं जो इनको हम यानी कि उत्सर्जन हाँ, अब समझे कि ये जैसे अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, तो ये किसके द्वारा उत्सर्जन करते हैं? आखिर उस पे कौन सा अंग पार्टिसिपेट कर रहा है, किस अंग के द्वारा उसका उत्सर्जन करते हैं, ठीक। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा था, है ना। तो देखो, यूरिकोटैलिक जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, ग्वानोटैलिक जो ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं, ठीक। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उत्सर्जन अंग। तो उत्सर्जन अंग की बात करें तो कौन कौन से? तो इसको याद करने के लिए जो एनिमल किंगडम है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। कौन सी? PCC, पनाम, PNAAM, पनाम, EHC और परम, PARAM, ठीक, परम। पोरीफेरा, तो पोरीफेरा हो गया, निडारिया हो गया, टीनोफोरा हो गया। ये क्या करते हैं? बॉडी सरफेस के द्वारा उत्सर्जित करते हैं। किसके द्वारा? बॉडी सरफेस, जो अपना शारीरिक सतह होती है उसके द्वारा। और इसमें कौन सी प्रोसेस होती है? तो सिंपल डिफ्यूजन होती है, यानी विस्तरण के द्वारा, ठीक। विस्तरण के द्वारा ये क्या करते हैं? शारीरिक सतह के शारीरिक सतह, ठीक। तो शारीरिक सतह से ये क्या करते हैं? अपना यानी उत्सर्जन करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो ये किसके द्वारा? तो इनमें जो उत्सर्जन अंग होता है वह क्या होता है? फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिका, ठीक, ज्वाला कोशिका। और निमेथेल्मिन्थेस, तो ये किसके द्वारा करते हैं? तो प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा। और जो एनालिट्स होते हैं, तो एनालिट्स किसके उनमें कौन सा उत्सर्जन अंग पाया जाता है? तो नेफ्रिडिया पाया जाता है। अब जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, तो आर्थ्रोपोडा में भी कई कैटेगरी हैं। जैसे क्रस्टेशियंस होते हैं, तो वे किसके द्वारा? ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा, हरित ग्रंथि के द्वारा। और जो आर्किनिड्स होते हैं वे कॉक्सल ग्लैंड्स के द्वारा करते हैं, ठीक। और जो इंसेक्ट होते हैं, कीट वगैरह, तो वे किसके द्वारा करते हैं? तो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा। तो उनमें कौन सा उत्सर्जन अंग पाया जाता है? मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स पाया जाता है, ठीक। अब बात करें मोलस्का की, तो जो मोलस्का के किंगडम पे आते हैं, तो मोलस्का में कौन कौन से? तो ये किसके द्वारा उत्सर्जन करते हैं? तो क्रेब्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ वोजेनस, ठीक, जिसको अपन नेफ्रिडिया बोलते हैं, ठीक। तो उसके द्वारा ये उनमें कौन सा उत्सर्जन अंग पाया जाता है? बोजेनस पाया जाता है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस, और या कि उसको बोलते हैं क्रेब्स ऑर्गन, ठीक। किसके द्वारा? तो क्रेब्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजेनस। और जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, क्रस्टेशियन में ग्रीन ग्लैंड्स, आर्किनिड्स में कॉक्सियल ग्लैंड्स और इंसेक्ट में मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक। अगला है इकाइनोडर्मेटा। तो जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं उनमें भी वाया सिंपल डिफ्यूजन होता है, सामान्य विस्तरण होता है, उसके द्वारा ये क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो हेमिकॉर्डेटा में कौन सा उत्सर्जन अंग पाया जाता है? तो इसमें सिंगल ग्लोमेरुलस पाई जाती है, ठीक। जो कोशिकादार गुच्छ कोशिकाएं होती हैं उनको प्रोबोसियस ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, ठीक। और यूरोकॉर्डेटा की बात करें तो इनमें क्या पाया जाता है? तो नेफ्रोसिट्स पाए जाते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा में, तो सिफेलोकॉर्डेटा में उत्सर्जन अंग होती है क्या? फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं।
साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो उनमें कौन सा उत्सर्जन होता है? उत्सर्जन अंग तो प्रोनेफ्रिक किडनी होती है, ठीक। और पाइसेस की बात करें तो पाइसेस पाइसेस हो गया और एम्फीबियंस जो मछली हो गई और उभयचर, इनमें मेसोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। अब यहाँ पे देख रहे होगे तीन प्रकार की किडनी, कौन कौन सी? प्रोनेफ्रिक किडनी, मेसोनेफ्रिक किडनी और मेटानेफ्रिक किडनी। इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे कि प्रोनेफ्रिक किडनी क्या होती है, मेसोनेफ्रिक किडनी क्या होती है और मेटानेफ्रिक किडनी क्या होती है, ठीक। तो पाइसेस की बात करें और एम्फीबियंस की, तो जो जलीय यानी पाइसेस मछलियां हो गई, एम्फीबियंस जो उभयचर, ये किसके द्वारा करते हैं? इनमें कौन सा उत्सर्जन अंग पाया जाता है? तो मेसोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। और अगर बात करें हम रेप्टाइल्स की, सरीसृप और एप्स, पक्षी, मैमल्स यानी स्तनधारी, तो इनमें उत्सर्जन अंग क्या होता है? तो मेटानेफ्रिक किडनी होती है, ठीक। तो हम लोगों के शरीर में क्या होता है? मेटानेफ्रिक किडनी होती है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, ठीक। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से पहले अपन एक और चीज देख लेते हैं कि अभी तो हमने ये देखा था कि अमोनिया, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक और गोनोटैलिक देखा था। अब अपन ये देख लेते हैं कि कौन से जीव जो होते हैं, जैसे अभी पीसी बनाम ईएससी पे देखा ना कि एक उनमें उत्सर्जन अंग होता है। अब देख लेते हैं कि वे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या क्या करते हैं, ठीक। पर्टिकुलर एक एक किंगडम पे चल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो चलो मैं यहाँ पे किए दे रहा हूँ, है ना। क्या? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले बात करें हम किसकी? पोरीफेरा, पोरीफेरा हो गया, निडारिया हो गया, पोरीफेरा, निडारिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, ठीक। प्लेटीहेलमिन्थीज हो गया, निमेथेलमिन्थीज हो गया, केज हो गया। तो जो पोरीफेरा, निडारिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज और निमेथेलमिन्थीज, ये क्या करते हैं? तो ये सभी क्या किसका करते हैं उत्सर्जन? तो ये सभी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक। किसका करते हैं? अमोनिया का। अब पोरीफेरा, निडारिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, निमेथेलमिन्थीज के बाद क्या आता है? पीसीसी बनाम ईएचसी एन ए, तो एनालिट्स, ठीक। तो एनालिट्स में भी दो प्रकार से, एक हो गया एक्वाटिक और दूसरा हो गया क्या? टेरेस्ट्रियल। तो एक्वाटिक में यानी कि जो जलीय होते हैं, तो जो जलीय जीव होते हैं वे किसका उत्सर्जन करते हैं? तो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, NH3 हो गया। और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो आवासी यानी जो भूमि में निवास करते हैं, ठीक, स्थल पे, तो वे किसका करते हैं? तो यूरिया का, ठीक। इसके अलावा अगर बात करें हम, फिर क्या आ जाएगा? आर्थ्रोपोडा, TH, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में भी एक्वाटिक और एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। तो जो एक्वाटिक होंगे वे क्या करेंगे? अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे। और जो टेरेस्ट्रियल स्थलीय होंगे वह किसका करेंगे? तो यूरिक एसिड का। फिर आ गया मोलस्का।
ठीक। तो मोलस्का में भी एक हो गया एक्वेटिक और दूसरा हो गया क्या, टेरेस्ट्रियल। तो जो एक्वेटिक होते हैं, अब समझ गए होंगे आप लोग कि जो जलीय जीव होते हैं वे किसका उत्सर्जन करते हैं, तो अमोनिया का। और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थल में जो रहते हैं वे, तो यूरिक एसिड। ठीक। मोलस्का के बाद क्या आ जाएगा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, शिफेलोकॉर्डेटा, शिफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक। तो इकाइनोडर्मेटा हो गया, और हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और साइक्लोस्टोमेटा। तो ये सभी किसका करते हैं, तो ये भी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक। अब बचा क्या, तो पाइसेस की बात करें। ठीक, मछलियों की। तो पाइसेस में भी दो प्रकार की होगी, एक कॉन्डक्थिज और एक ऑस्टिकथिज। कॉन्डक्थिज मतलब जिनमें अस्थियां नहीं पाई जाती, बिना हड्डी वाली। ठीक। कॉन्ड्रोक्थिज, DRICH, कॉन्डक्थिज। तो ये किसका उत्सर्जन करती हैं, ये यूरिया का करती हैं। और जो ऑस्टिकथिज होती है, ऑस्टिक, THYES, ये दिख रहा होगा, है ना। ऑस्टिक थीज वाली, तो इसमें भी दो प्रकार से रहती हैं। एक हो गई मैरीन वाटर पे रहने वाली, जो समुद्री जल में। ठीक। और एक होती है किसमें, फ्रेश वाटर में। तो जो मैरीन में रहती हैं, मतलब मरीन में जो समुद्री जीव में, समुद्री जल में रहती हैं, तो वो किसका करती हैं, तो ट्राई मेथाइल एमीन ऑक्साइड का, ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड का। और फ्रेश वाटर में रहेंगी तो वो किसका करेंगी, तो बताइए आप लोग कि जो जलीय है वो किसका उत्सर्जन करती हैं, अगर जलीय है तो अमोनिया का। ठीक। पाइसेस के बाद क्या बचा, रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस। ठीक। तो उभयचर, उभयचर में भी एक्वेटिक जो लार्वा होते हैं वह किसका उत्सर्जन करते हैं, तो वो करेंगे अमोनिया का, NH3 का। और जो टेरेस्ट्रियल होंगे, जो स्थल पे निवास करेंगे वे किसका करेंगे, तो यूरिया का। ठीक। एम्फीबियंस के बाद आ गया क्या, रेप्टाइल्स। सरीसृप में भी कुछ होते हैं एक्वेटिक, तो किसका, अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे। और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वह किसका करते हैं, तो यूरिक एसिड का। इसके बाद PARAM, ऐसे एप्स, पक्षी, तो ये किसका करते हैं, यूरिक एसिड। मैमल्स बचा। ठीक। तो अपन लोग स्तनधारी जो होते हैं वे किसका उत्सर्जन करते हैं, तो यूरिया का। तो यहां तक किसी को डाउट क्या, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को, आगे बढ़े। चलो,
ठीक, अब अपन ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम पे आते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र पे। ठीक, तो देखो जो हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र होता है, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये 6 अंगों से, 6 ऑर्गन से मिलकर के बना होता है। इसमें क्या होती है? तो 2 किडनी होती है, यानी एक पेयर किडनी, एक पेयर यूटरस, और एक यूरिनरी ब्लैडर, और एक यूरेथ्रा हो गया। तो 2 किडनी, 2 यूटरस, कितने हो गए? 4। और पांचवा हुआ यूरिनरी ब्लैडर, और एक यूरेथ्रा, मतलब 6। तो 6 ऑर्गन से मिलकर के क्या बनता है हमारा? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है, पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक, तो देखो, अच्छा हम, है ना? जी, नहीं यार। ठीक, जी, ये, ठीक, ठीक। अब इसके कुछ ऐसे, ठीक, तो ये क्या हो गई? ये दोनों क्या हैं? ए पेयर ऑफ किडनी। ठीक, ये क्या है? किडनी। ठीक, अब ये क्या है? ये है यूटरस, और ये हो गया यूटरस, और ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या है? यूरेथ्रा। ठीक, तो इसमें क्या होती हैं? 2 किडनी होती हैं, 2 यूटरस होती हैं, मूत्र नलिका, और एक यूरिनरी ब्लैडर होती है, जिसपे क्या होता है? मूत्र स्टोरेज होता है, और एक होता है यूरेथ्रा, जिसके थ्रू मूत्र बाहर निकलता है। ठीक, और ये क्या है? ये यहाँ पे लाइन ऑफ क्या रहती है? तो यूरोथेलियम रहती है, जिसका जो किसकी बनी होती है? ट्रांजिशनल इपिथेलियम की होती है। ठीक, और यहाँ पे क्या रहेंगे? तो इंस्फिंक्टर भी लगे रहते हैं यहाँ पे। ठीक, और इंस्फिंक्टर यहाँ पे भी लगे रहते हैं, क्योंकि जब अपन क्या करते हैं?
अपन रोक के रखे रहते हैं ना, तो ये किसकी मदद से, इंस्फिंक्टर की मदद से ही। और जैसे ही अपन क्या करें, मस्तिष्क हमारा आदेश किया कि अब बाहर निकाला जाए, वैसे ही इंस्फिंक्टर ओपन हुए और वो बाहर निकल जाता है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये हो गया इंटरनल इंस्फिंक्टर, इंटरनल इंस्फिंक्टर। और ये आउटर इंस्फिंक्टर है, आउटर स्फिंक्टर। ठीक, अरे इंस्फिंक्टर लिख दिया मैं, SPHI इंस्फिंक्टर। ठीक, तो ये हुआ। अब पढ़ेंगे अपन किसको, एक किडनी के बारे में। ठीक, कि किडनी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कहाँ पे क्या। ठीक, तो ये क्या हुआ, किडनी हुई। ठीक, और ठीक, ये हुआ। 1 मिनट, थोड़ा कॉल आ रहा किसी का। दोस्तों, अपन क्लास को यहीं पे रखते हैं अब। अपन कल मिलेंगे इसी टाइम पे, और कल इसको पूरा कंप्लीट करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम को। और कल पूरा इसका अपन प्रोसेस मैकेनिज्म पूरा सब कुछ देखेंगे। तो कल आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा, 8 बजे से ही अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुभ रात्रि।